मुंबई, सपनों का शहर। लेकिन क्या हो अगर ये सपने एक डरावने सच में बदल जाएं? एक ऐसा सच जिसमें इस शहर की सड़कें, घर, सब कुछ पानी के नीचे हो। और यही वो बड़ा सवाल है जिसके जवाब की तलाश में हम आज निकले हैं। क्या दुनिया के सबसे बड़े, सबसे वाइब्रेंट शहरों में से एक वाकई पानी में डूब सकता है? देखिए, साइंटिफिक मॉडल्स तो कुछ ऐसी ही डरावनी तस्वीर दिखा रहे हैं, और जो पॉलिसीज बन रही हैं वो शायद नाकाफी हैं। तो चलिए इस पूरी पहेली को परत दर परत सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये हैं 1,20,00,000 से ज्यादा जिंदगियां। और सोचिए, इनमें से आधे से भी ज्यादा लोग ऐसी बस्तियों में, ऐसी झुग्गियों में रहते हैं जो बाढ़ की पहली मार झेलने के लिए सबसे आगे खड़ी हैं, सबसे ज्यादा वल्नरेबल। और देखिए, ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। 2005 की वो भयानक बाढ़ याद है? वो एक तरह की चेतावनी थी, एक क्रूर रिमाइंडर कि क्या हो सकता है। सैकड़ों जाने गई, पूरा का पूरा शहर थम गया था। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम इतिहास से कुछ सीख भी रहे हैं या उसे दोहराने की तैयारी कर रहे हैं? तो फिर इस इतने बड़े खतरे से भारत निपट कैसे रहा है? जवाब एक 3 तरफा स्ट्रैटेजी में छिपा है: कानून, इंजीनियरिंग और खुद प्रकृति। पर असली सवाल यह है कि क्या ये तीनों मोर्चे मिलकर काम कर रहे हैं या एक दूसरे के खिलाफ? तो भारत की लड़ाई 3 मोर्चों पर है। पहला तटीय कानून, दूसरा बड़े बड़े इंजीनियरिंग समाधान, और तीसरा प्रकृति आधारित अनुकूलन। चलिए एक एक करके इन तीनों की पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि असल में हो क्या रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कानूनी ढाल की। इसे कहते हैं कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन या CRZ। अब कागज पर तो ये एक मजबूत दीवार की तरह है जो डेवलपमेंट और विनाश के बीच खड़ी है। इसे आप ऐसे समझिए जैसे शहरों में जोनिंग के कानून होते हैं ना, कि रिहायशी इलाके में फैक्ट्री नहीं बन सकती। बिल्कुल वैसे ही CRZ ये तय करता है कि समंदर के कितना पास कंस्ट्रक्शन हो सकता है और कितना नहीं। मतलब ये एक तरह की कानूनी बाउंड्री है। तो इस कानून ने पूरी कोस्ट लाइन को अलग अलग जोन में बांट दिया है। CRZ1 मतलब सबसे सेंसिटिव इलाके, जैसे मैंग्रोव जंगल, कोरल रीफ्स। यहां सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन है, ऑलमोस्ट कोई कंस्ट्रक्शन नहीं। फिर आता है CRZ2 जो शहर के बसे बसा इलाकों के लिए है, और CRZ3 है ग्रामीण इलाकों के लिए, जहां एक नो डेवलपमेंट जोन की सख्त लाइन खींची गई है। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि जो कानून कागज पर इतना मजबूत दिखता है, जमीन पर उसकी हकीकत बिल्कुल अलग है। और ये एक क्लासिक केस है मैल एडेप्टेशन का। मतलब एक ऐसा सल्यूशन जो असल में प्रॉब्लम को और बढ़ा दे, क्योंकि वो हमें एक झूठी तसल्ली, एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है। और ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट तक को दखल देना पड़ा, अवैध बिल्डिंगों को गिराने का ऑर्डर देना पड़ा। पर जैसा कि ये कोर्ट का ही ऑब्जर्वेशन कहता है, क्या उस डेमोलिशन ऑर्डर का कोई असर हुआ? ऐसा लगता तो नहीं, क्योंकि कानून को ताक पर रखकर कंस्ट्रक्शन आज भी धड़ल्ले से जारी है। तो अगर कानून की दीवारें काम नहीं कर रहीं, तो शायद कंक्रीट की दीवारें काम कर जाएं। चलिए अब चलते हैं दूसरे मोर्चे पर, इंजीनियरिंग की दुनिया में, जहां इंसान सीधे सीधे प्रकृति से लोहा लेने की कोशिश कर रहा है। अब यहां 2 रास्ते हैं। एक है हार्ड आर्मरिंग, मतलब सी वॉल, ब्रेक वाटर जैसी कंक्रीट की मजबूत दीवारें खड़ी कर दो। इनसे फॉरेन प्रोटेक्शन तो मिलती है, पर लंबे समय में ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकती हैं। और दूसरा रास्ता है सॉफ्ट या नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस, मतलब प्रकृति के साथ मिलकर काम करना, जैसे बीचेस को रीफिल करना। ये ज्यादा सस्टेनेबल है, पर इसका असर धीरे धीरे दिखता है। और मुंबई ने कौन सा रास्ता चुना है? मुंबई ने तो हार्ड आर्मरिंग को पूरी तरह से गले लगा लिया है, और इसका सबसे बड़ा, सबसे जबरदस्त उदाहरण है मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट। ये एक ऐसा विशाल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है जो शहर की पूरी कोस्टलाइन का नक्शा ही बदल कर रख देगा। और इसकी कीमत जानते हैं? सिर्फ पहले फेज की लागत है 13,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। अब ये रकम कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि ये शहर के सालाना एजुकेशन बजट का लगभग 4 गुना है। जी हां, 4 गुना। अब इस रकम की तुलना उस प्रोजेक्ट के फंड से कीजिए जो UNDP की मदद से नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस के लिए चलाया जा रहा है। ये फर्क जमीन आसमान का है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी असली प्राथमिकताएं क्या हैं, कंक्रीट या कंजर्वेशन। और यहीं असली दिक्कत शुरू होती है। ये जो कंक्रीट की बड़ी बड़ी दीवारें हैं ना, ये अक्सर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करती, बस उसे एक जगह से दूसरी जगह धकेल देती हैं।
इसका एक उदाहरण गोवा में देखने को मिलता है, जहां सी वॉल्स ने खूबसूरत बीचेस को तबाह कर दिया, कटाव को और बढ़ा दिया और वहां के मछुआरों की रोजी रोटी छीन ली। तो जब कंक्रीट की अपनी सीमाएं हैं, तो क्या इसका जवाब प्रकृति के पास है? चलिए अब तीसरे मोर्चे की तरफ चलते हैं और बात करते हैं मैंग्रोव्स की, जो इस शहर की कुदरती जीती जागती ढाल हैं। ये फैक्ट सच में हैरान करने वाला है। मैंग्रोव्स जमीन पर मौजूद जंगलों के मुकाबले 10 गुना ज्यादा कार्बन सोख सकते हैं। 10 गुना! ये क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई में सचमुच प्रकृति के सुपर हीरोज हैं। और ये सिर्फ कार्बन सोखने का काम नहीं करते, ये तूफानी लहरों के सामने पहली डिफेंस लाइन की तरह खड़े होते हैं। इनकी जड़ें मिट्टी को पकड़कर रखती हैं, जिससे कटाव और बाढ़ का खतरा कम होता है। तो सबसे बड़ी विडंबना, सबसे बड़ी आयरनी तो यही है कि जिस शहर को इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, वही शहर डेवलपमेंट के नाम पर इन्हें क्यों काट रहा है। ये लड़ाई अब सड़कों से निकलकर अदालतों तक पहुंच चुकी है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने तो एक लैंडमार्क फैसले में मैंग्रोव्स को बचाने को सीधे सीधे जीने के अधिकार, राइट टू लाइफ से जोड़ दिया। ये एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। ये कहता है कि एक अच्छा पर्यावरण कोई लग्जरी नहीं, बल्कि हमारा बुनियादी हक है। तो कानून, कंक्रीट और कंजर्वेशन, इन तीनों मोर्चों को देखने के बाद मुंबई की सुरक्षा की पूरी तस्वीर कैसी दिखती है? सच कहूं तो ये तस्वीर काफी बिखरी हुई और कंफ्यूजिंग है। देखिए, एक साफ सुथरी इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी की जगह हमारे पास है पॉलिसीज का एक घालमेल। ऐसी पॉलिसीज जो अक्सर एक दूसरे के ही खिलाफ काम करती हैं। सोचिए, एक तरफ सरकार कोस्टल रोड जैसे प्रोजेक्ट्स पर हजारों करोड़ खर्च कर रही है, और दूसरी तरफ वही प्रोजेक्ट्स उन मैंग्रोव्स के लिए खतरा बन रहे हैं जो कुदरती तौर पर शहर को बचाते हैं। और यहीं हम एक आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर आकर रुक जाते हैं। एक ऐसे शहर के लिए जो बिल्कुल कगार पर खड़ा है, क्या इस तरह की बिखरी हुई डिफेंस वाकई कोई डिफेंस है? और ये सवाल सिर्फ मुंबई का नहीं है, ये सवाल दुनिया के हर उस तटीय शहर का है जो ऐसे ही खतरे का सामना कर रहा है, और इसका जवाब हम सबको प्रभावित करेगा।